नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमारा देश बड़ा ही भावुक देश है, संवेदनशील देश है। जरा सी कोई तकलीफ हुई नहीं कि आप भावुक हो जाते हैं, और ये मानवता का तकाजा भी है, होना भी चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं। आज से लगभग 15 एक साल पहले उत्तर प्रदेश का एक नामी बदमाश था, जिसको कि पुलिस ने घेर लिया, लगभग 200 पुलिस वालों ने। और उस एनकाउंटर का वहाँ पे टेलीविज़न वाले भी पहुँच गए थे। उस ज़माने में सिटी बेस्ड टेलीविज़न चैनल से एक नेटवर्क लेके आया था, उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि वो सिटी बेस्ड चैनल था, तो उनके रिपोर्टर हर जगह मौजूद थे। तो रिपोर्टर को पता चला, वो फ़ौरन अपना कैमरा लिए और पुलिस से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने कहा कि देखो साहब, इस तरह से एक बीहड़ से हम लोग बाहर निकले हैं, और फिर वो आबादी की तरफ आया है। आबादी में भी जहाँ पे कुछ एक बहुत घनी आबादी तो नहीं है, एक छोटा-सा गाँव है, उस तरफ वो घुस करके बचना चाहता है। अब रिपोर्टर को जानकारी मिली, रिपोर्टर ने अपनी गाड़ी उस तरफ दौड़ा दी, पुलिस से कोऑर्डिनेट करता रहा, नज़दीक पहुँच गया। तो जब जहाँ वो पहुँचा, वहाँ पता चला कि इसी जगह पे 200, 300, 400 मीटर की दूरी पे उस व्यक्ति को ढूँढा जा रहा है। लगभग 200 पुलिस वाले एक साथ ढूँढ रहे थे। तो उनके पास कैमरा था, उन्होंने एक ऐसी जगह पे लगा दिया कैमरा, जहाँ उसको पता चला कि किस 1-2 घर में ये छिपा हो सकता है। वहाँ से वो कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, और जहाँ-जहाँ जितनी दूर तक पैन हो सकता था कैमरा, जितनी दूर तक ज़ूम आउट हो सकता था, वहाँ तक उन्होंने ज़ूम आउट करने की कोशिश की और सारी घटना को कैमरे में कैद किया। इसके तुरंत बाद जब वो रिकॉर्ड हो गई, तो वो फ़ीड उस न्यूज़ रूम में आ रही थी। न्यूज़ रूम में लगा कि भई 200 पुलिस वाले, और वो भागता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है कि वो एक घर में घुस रहा है, गोली चल रही है, वो भी काउंटर फायर कर रहा है, लेकिन वो बच करके घर में घुसा हुआ है। जब वो उस फ़ीड को, उस विज़ुअल को, न्यूज़ रूम में बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए थे, हर मॉनिटर पर वो न्यूज़ आ रहा था। उसको कहते हैं, जो इंजीनियरिंग सेक्शन होता है, जहाँ से कि लाइव फ़ीड आते रहते हैं सैटेलाइट चैनल्स में, तो वहाँ वो विज़ुअल आ रहा था। पूरे न्यूज़ रूम में हम लोग सभी उसको देख रहे थे, वो वीडियो आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको इसी रूप में एज़ इट इज़ कर लो, उसको कहते हैं उसके टेलीविज़न की भाषा में इमीडिएट ऑन एयर कर दो। रॉ फ़ीड उसको कहते हैं, जिसमें एडिट की कोई आवश्यकता नहीं है, जानकारी पता है कि ये कहाँ पर क्या हो रहा है, और उसको आप फ़ौरन से पेशतर जनता तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। रॉ फ़ीड को ही उसी रूप में एज़ इट इज़ हम लोगों ने उसको ऑन एयर कर दिया। बहुत सारे चैनल पे गए, और वो चैनल के बहुत मल्टीपल चैनल्स थे, तो बहुत सारे चैनल पे वो रॉ फ़ीड चलना शुरू क हो गया। और सारे लोग ताली बजा रहे थे पूरे न्यूज़ रूम में कि मारो, 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 ये भाग रहा है, ये क्रिमिनल है, नामी बदमाश है। बड़ा मर्डरर था, उसके ऊपर कई लाख रुपए के इनाम थे। हैरानी होगी आपको कि उन्होंने पूरे बदन में मस्टर्ड ऑयल मालिश कर रखा था, और बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ़ एक अंडरगारमेंट के साथ वो धोती को बाँध करके इस तरह से वो भाग रहा था। बाद में पता चला कि उसके पूरे बदन पे मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, उसने मालिश कर लिया था कि कोई अगर पकड़े तो जल्दी से वो हाथ से उस छूट जाए, फिसल जाए और वो भाग जाए। इस तरह का भी उसने पूरी करामात कर रखी थी। लेकिन जब तक उसको पुलिस घेर रही थी, तो चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी न्यूज़ रूम में, मारो, मारो, मारो। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को गोली लगी और वो उसकी मौत हुई, पूरे न्यूज़ रूम में सन्नाटा छा गया, और फिर धीरे-धीरे मरमरिंग शुरू हो गई। ये क्या बहादुरी हुई यार! एक अकेला एक क्रिमिनल भाग रहा था, आप उसे पकड़ भी नहीं सके, मार दिया, क्या बहादुरी है! ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। अभी बिहार में एक एनकाउंटर हुआ है, उससे इसे मत जोड़िए। तो कहा गया कि ये क्या बहादुरी हुई है। मतलब पूरे न्यूज़ रूम की संवेदना ये थी पहले कि इसे मारो, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मौत हुई, पूरे न्यूज़ रूम की संवेदना बदल गई। तो ये है भारत। इसका मैंने दृष्टांत इसलिए दिया क्योंकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी।
मैं ये रेफरेंस किस रेफरेंस में कह रहा हूं उसे समझिए। कल शिवसेना का स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस में श्रीमान उद्धव जी ठाकरे आए संबोधित करने के लिए मुंबई में। भीड़ थी, एज यूजुअल भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। उसमें उन्होंने एक बात कही, कहा कि अगर हमारे शिव सैनिकों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, उनका विश्वास डगमगा गया है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, तो मैं पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं अगर हमारे कोई नेता शिव सैनिक ये हमसे आकर के कहें कि आपके नेतृत्व में हमें भरोसा नहीं है। भावुकता के साथ कहा। अब हम में से कोई आदमी अगर देखेगा तो प्रथम दृष्टया वही स्थिति होगी। पहले तो मारो 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 वाला, और जैसे ही उसकी मौत हुई तो अभी जो स्थिति है श्रीमान ठाकरे की, इस बयान पर आप और हम भी शायद भावुक हो जाएं। ऐसा कहना पड़ रहा है श्रीमान उद्धव ठाकरे को। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये दिन देखने क्यों पड़े? ऐसा दिन उनको देखना नहीं पड़ता। अगर वो उद्धव ना होते जिस उद्धव की वजह से वो मिट्टी में मिल चुके हैं। क्या ये उद्धव का ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या ये उद्धव का बदला हुआ रूप है? क्या ये वही उद्धव है जो अपने बेटे की बात नहीं मान रहा है या मानता था? क्या ये वही उद्धव है जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के कहने पर वो सब कुकृत्य किया जो इस उद्धव को नहीं करना चाहिए था? आज ये बदला हुआ उद्धव सबके सामने कह रहे हैं कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और उसमें वो क्लाउज जोड़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन एरू गैरू नत्थु खैरू अगर आकर के कोई कह देगा, चोर प्रवृत्ति का आदमी अगर कह देगा कि इस्तीफा दे दीजिए, तो मैं नहीं दूंगा। प्रामाणिक आदमी होना चाहिए। मतलब इनकी प्रामाणिकता का मापदंड क्या है? ये किसको प्रामाणिक कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे को प्रामाणिक नहीं कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जो 39 लोग शुरुआत में गए थे उनको प्रामाणिक नहीं कह रहे हैं। या आज जो 7 लोग अब जाने वाले हैं, 6 तो जा चुके हैं, 7 लोग जो जाने वाले हैं उन्हें प्रामाणिक नहीं कह रहे हैं। तो प्रामाणिक कौन है? इनका सुपुत्र संजय राउत और एक जो 2 और जो बचे हैं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, ये प्रामाणिक है। बाकी कोई इनकी नजर में शिवसेना में प्रामाणिक नहीं रहा। तो जब प्रामाणिक नहीं रहा तो आज नहीं प्रमाणिक रहा, या इसके बारे में अंदेशा आपको पहले से था? और अगर अंदेशा नहीं था तो फिर आपके नेतृत्व पर तो सवाल उठ जाना चाहिए। अविश्वास का ही नेतृत्व है फिर। मतलब उस नेतृत्व को यह पता ही नहीं है कि हमारा माथक, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो जिसको हमने टिकट दिया, हमने उसे आगे बढ़ाया, हमारे नाम पर वो जीत करके आए और वो हमारे ही खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा अगर नेतृत्व है तो फिर तो आपको अपने नेतृत्व, अपनी क्षमता पर भी विचार करना चाहिए। ये बात ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब आप काम करते हैं और आपके माथक भी आपको छोड़ के जाते हैं, तो कई बार अच्छा भी काम करते हैं तो छोड़ के लोग चले जाते हैं, स्वार्थ बस। मैं मानता हूं, और राजनीति में तो सबसे ज्यादा होती है, मैं मानता हूं आपकी बात को। लेकिन उद्धव जी, आपके केस में ये नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। आरजेडी के नेता का वापस कर लिया क्या जेड सिक्योरिटी। उनके कार्यकर्ता, उनके दीवाने हैं, कार्यकर्ता आ गए उनको सुरक्षा देने के लिए। हो सकता है आपको भी आ जाए सुरक्षा देने के लिए। लेकिन अभी तक आरजेडी में तत्काल टूट की खबर नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है। वो भी टूट जाए तो कोई, अब तो कहना ही बेकार है कि कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा। लेकिन आपके केस में उद्धव जी ये बिल्कुल सही नहीं है। जब मैं आपकी इस बात को देख रहा था, समझ रहा था, तो एक पल के लिए मैं भी भावुक हो रहा था। क्या आ गया दिन। लेकिन उद्धव ठाकरे, जरा आप सोचिए, आपने स्वयं जूते उठाए हैं प्रधानमंत्री के फोटो पर। आप ही ने जूते लगाए थे ना?
या किसी और ने लगाए थे? अब आप ही बताइए, एक पार्टी के सर्वे सर्वा अपने अपोजिशन के नेता को जूते से पीटे पब्लिकली मुंबई की सड़कों पर शोभा देती है? आप ही बताइए श्रीमान उद्धव जी ठाकरे, आज भावुक होकर के यह पत्र प्रसारित हो रहा है कि उद्धव ठाकरे ने भावुक होकर के कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। शर्त यह है कि कोई आकर के हमें यह कहे कि हम में उनको भरोसा नहीं है। कौन कहेगा आपको कि आप में उनको भरोसा नहीं है? कह दिया, लिख दिया, पत्र लिख दिया, बगावत कर दी, मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, चुनाव में चले गए, आमने सामने आपको चुनाव में हराया। अब आप विश्वास का मत मांग रहे हैं उनसे? तो किसे आप बेवकूफ बना रहे हैं? किसे उल्लू बना रहे हैं? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? आप सब कुछ लुटा के होश में आ गए हैं अब? ये कहना चाहते हैं? तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? यही लोकोक्ति आपके ऊपर फिट बैठ रही है। अब क्या होगा? अब तो आपने सब कुछ लुटा दिया। अब आपको होश आ रही है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद मेरे बाकी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा। भरोसे में कुछ कमी आ गई है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। ये बात तो उसी वक्त कहते जब एकनाथ शिंदे ने आपसे बगावत की थी। आप उसी वक्त कहते कि पार्टी मत तोड़ो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनो, तुम्हें कौन सा पद चाहिए लो, मैं इस्तीफा देता हूं। आप इस्तीफा देकर के एकनाथ शिंदे को कहते कि मैं इस्तीफा देता हूं। नहीं दिया। उस वक्त आप गुरूर में थे कि कोई बात नहीं है, टूटी है, हम विधानसभा में इसे दिखा देंगे, हम लोकसभा में इसे दिखा देंगे, हम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इसे दिखा देंगे। हर चुनाव में आमने सामने के टक्कर में आपको पटकनी दिया एकनाथ शिंदे ने। बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी पर आप ये तोहमत मढ़ नहीं सकते हैं। हर चुनाव में एकनाथ शिंदे ने आपको पटकनी दी, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो। कहीं वो कमतर नहीं रहे, पीछे नहीं रहे। आप सोचिए, आपसे टूट करके 56-57 सीट ले आया वो, विधानसभा में ले आए वो, और लोकसभा में भी आमने सामने की टक्कर में 1-2 ही पीछे रहे। तो लोकसभा में भी कम नहीं रहे। कई जगह पर तो उन्होंने आपको आमने सामने की टक्कर में हराया, 1 and 1 जहां फाइट हुआ। आप कह रहे हैं कि आप में भरोसा अगर नहीं हो। अरे भरोसा खत्म हो चुका है, 0 लेवल पर है, वो माइनस में जा चुका है। आप कह रहे हैं भरोसा अगर नहीं हो। अगर मगर का सवाल कहां उठता है उद्धव जी? अब आपको ये याद आ रही है कि शायद लोगों का भरोसा मुझ में कम हो गया है, तो मैं लोगों को यह कहूं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जब करने लायक थे तो किए नहीं, अहंकार में चल रहे थे। भरोसा कहते हैं, विश्वास कहते हैं। आप बता रहे हैं पूरी दुनिया को 2019 में जब चुनाव जीत करके आए तो अमित शाह ने आपको कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। 106 सीट वाली पार्टी 56 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बना देगी, और नीतीश कुमार का हवाला देने लगे कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को तो कम सीट है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं। उनकी परिस्थिति अलग थी, वो आपके जैसे नेता नहीं है, कम से कम उनमें कुछ तो दूसरी बात थी। हालांकि वो बहुत महान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो बात अलग थी। कोई तो बात होगी जो मोदी और शाह जैसे व्यक्ति भी कह रहे थे कि नहीं, हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेता नहीं हो जो नीतीश कुमार के कद का हो? उन्होंने अभी तक कोई ग्रूम नहीं किया हो ऐसे नेता को जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में तो यह बात नहीं थी। महाराष्ट्र में तो नेताओं की कमी नहीं थी, चाहे वो गडकरी हो, चाहे फडणवीस हो, और उसके बाद भी एक से एक नेता भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र यूनिट से है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर सकता था। फिर भी आपने कहा कि हमको दगा दिया। जो काम आपने भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर भोंक करके किया,
आज वही काम आपके अपने आपके साथ कर रहे हैं। आपको आटा दाल का भाव अब पता चल रहा है। जरा तड़प तो देखिए। कभी भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी ही तड़पी होगी जब आपने धोखा दिया होगा। प्री इलेक्शन अलायंस था, प्री वोटिंग अलायंस था वो। ऐसा नहीं था कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस हुआ था आपके और बीजेपी के बीच में। प्री इलेक्शन अलायंस था। जनता के बीच में आप दोनों का गठबंधन गया था। आप दोनों के गठबंधन को जनता ने मैंडेट दिया था सत्ता में आने का, और आपने उस मैंडेट को धोखा दे करके दूसरे के साथ पोस्ट इलेक्शन अलायंस किया अपने स्वार्थ के लिए, उस कुर्सी के लिए। और वो कुर्सी क्यों चाहिए थी? पाल घर का तांडव करने के लिए। वो कुर्सी क्यों चाहिए थी? आपके बेटे की अय्यासी के लिए, दिशा और सुशांत की हत्या करवाने के लिए। वो कुर्सी क्यों चाहिए थी? कोविड में एक भी दिन दफ्तर नहीं जाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, एक के एक बात घोटाले करने के लिए, पुलिस को एफआईआर नहीं करवाने के लिए, पुलिस जांच करके रफा दफा करवाने के लिए, पत्रकारों को घसीट करके AK-47 की नोक पर घसीट करके जेल भिजवाने के लिए, कंगना रनौत की बिल्डिंग को बुलडोज करने के लिए। इसलिए कुर्सी चाहिए थी आपको। इसलिए कुर्सी चाहिए थी। कुर्सी इसलिए चाहिए थी कि संजय राउत खुलेआम गाली दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे शब्द का उच्चारण करे जो शब्द आम आदमी कहीं कैमरे पर कर नहीं सकता है। परिवार के साथ उस शब्द को सुना नहीं जा सकता है। उस शब्द के उच्चारण करवाने के लिए आपको कुर्सी चाहिए थी। इस अहंकार को पाने के लिए आपको कुर्सी चाहिए थी। इसीलिए आपने बीजेपी को धोखा दिया। अब आप कह रहे हैं कि आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा भरोसा शब्द जब आप कहते हैं उद्धव ठाकरे जी, तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और ये जो अखबारों में जो ये प्लांट करवा रहे हैं ना, खबर आप लिखवा रहे हैं ना, बड़ा ही भावुक पोस्ट किया उद्धव ठाकरे ने कि मैं स्टेप डाउन होने के लिए तैयार हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं अगर लोगों का हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। ये भावुक, इसीलिए मैंने भावुकता के बारे में आपको शुरुआत में एक उदाहरण पेश करके बताया कि भावुकता कितना थिन लाइन है हमारे देश में, कैसे एक सेकंड के अंदर बाजी पलट जाती है। एक सेकंड पहले आप क्रूरतम रहते हैं, एक सेकंड के बाद बहुत संवेदनशील भावुक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अभी भावना में बहा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको शक है वो आकर के जाहिर करें, मैं उनका अगर समाधान नहीं कर पाऊंगा तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप पद से इस्तीफा देने लायक नहीं बचे उद्धव ठाकरे जी। आपका चैप्टर क्लोज हो गया। सब लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं आपका विलय कांग्रेस पे तो नहीं हो रहा है। आप जवाब दे रहे हैं कि 30 साल तक हम जिसके अलायंस में रहे उसमें तो विलय हुआ नहीं। अब आप ही बताइए, आप ही बताइए, जिस पार्टी के ऊपर आप तोहमत मढ़ रहे हैं कि वो पार्टी आपकी पार्टी को तुड़वा रही है पर्दे के पीछे से, वो पार्टी तो आपको अलायंस आपको ये कह सकती थी कि आप हमारे साथ मर्जर कर लीजिए, मर्ज कर जाइए। लेकिन उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो आपने अपमानित किया, वर्तमान मुख्यमंत्री को कमरे के बाहर बिठा दिया। तो ये सब खेल आपने किया, ये सारा खेल आपने किया। आज आपको पुरानी बात याद आ रही है, अपने साथियों को भावुक अपील करके बहलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं। वो फुसलाने वाले नहीं हैं, वो आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं, वो आपको पहचान गए हैं, ठीक तरीके से पहचाने हैं। इसलिए 6 लोगों का लिस्ट उन्होंने नहीं भेजा। अभी 7वां जब आ जाएगा तो संपूर्ण लिस्ट चला जाएगा। तो ठाकरे साहब, आपकी इस भावना में कोई बहने वाला नहीं है। जो किया है, जो बोया है वही काटेंगे, जो किया है वही पाएंगे। और अब दिशा के पिता को न्याय मिल रहा है, सुशांत के परिवार को न्याय मिल रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। आपको अगर थोड़ा भी आत्म परीक्षण करना है, आत्मावलोकन करना है, तो आईने के सामने खड़े होइए, विचार कीजिए कि आपके बेटे ने आपके साथ क्या किया। तबाह कर दिया पार्टी को। अब भावना से काम
नहीं चलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।